गुड आफ्टरनून क्लास 7th। हम लोग अपना जो है थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो हमने इसमें एनिमल फाइबर्स हम पढ़ रहे थे। मेनली इसमें आपके बुक में वूल एंड सिल्क दिए गए हैं, और वूल तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैं आपको सिल्क के बारे में पढ़ाने से पहले एक बार क्विकली आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ वूल। ओके, लेकिन डिटेल में अगर आपको वूल समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इसमें बनाया था। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि वूल यानी ऊन जिसको हिंदी में कहते हैं, ये कई जानवर होते हैं। जैसे आपकी बुक में मेनली शीप लिखा हुआ है। ओके, शीप के अलावा आपके कैमल, एल्पैका, याक यहाँ पे दिया गया है, गोट। ओके, इनके बालों से भी ये बनाई जाती है ऊन। इनके बालों को बोला जाता है फ्लीस। ओके, यहाँ पर लिखा है आपका फ्लीस। ओके, लेकिन इंडिया में मेनली जो ऊन बनती है वो शीप के बालों से बनती है। शीप यानी भेड़ के बालों से बनती है। तो आपकी बुक में भी शीप के बारे में ही दिया गया है। ओके, इंडिया में आपके कई ब्रीड्स पाली जाती हैं शीप की, जो आपकी बुक में मेंशन है। जैसे यहाँ पर बुशर लिखा है, बकरवाल लिखा है, पटनवड़ी लिखा है। इनसे अलग अलग प्रकार की ऊन निकलती है। किसी की ऊन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, किसी की उससे थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी की होती है। तो उसी हिसाब से उनसे सामान बनाए जाते हैं, मीन्स कपड़े बनाए जाते हैं, और फिर उसी हिसाब से उन कपड़ों का भी रेट होता है। ओके, जितनी अच्छी क्वालिटी की ऊन की होगी उतना उसका ज़्यादा रेट होगा। ओके, तो आप इसको एक दो ब्रीड्स के आप नाम याद कर लीजिए। अब आपकी बुक में जो है उसके बाद दिया गया था कि कैसे जो है बालों से, यानी जो आपका शीप के बाल थे, कैसे उसको ऊन में बदला जाता है। तो अलग अलग स्टेप्स में बदला जाता है, जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके, प्रोसेसिंग मतलब स्टेप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टेप हैं कि कैसे जो है आपका जो हेयर्स होते हैं या फ्लीस होता है उसको वूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप था शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बालों को काटना उसके। अब बालों को उसके ऊपर से तो नहीं कट किया जाता, मैंने बताया था। उनको जो है पूरी नीचे से ही, मतलब आपका स्किन जो उनकी ऊपर की सबसे जो थिनेस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है ऊपर की, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर, उसको उसके साथ काटा जाता है, जैसे मुंडन करते हैं सेम वे में। उसके बाद स्काउरिंग का मतलब था कि उनके जो बाल होते हैं उसमें काफ़ी गंदगी रहती है, उसको धोया जाता है अच्छे से। ये टब में भी हो सकता है या फिर आपका जो है मशीन्स के द्वारा भी हो सकता है। फिर सॉर्टिंग की जाती है, मतलब सेपरेट किया जाता है फाइबर्स को, क्या उनके लेंथ के हिसाब से या फिर उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उनमें जो रुएँ होते हैं जिनको बर्ड्स बताया था मैंने, बर्ड्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्लीन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, डाइंग यानी रंगा जाता है उनको अलग अलग कलर्स में, उन बालों को। और फिर लास्ट में उन बालों से क्या बनाया जाता है, धागे बनाए जाते हैं, यानी ऊन बनाई जाती है। ओके, तो रोलिंग जिसको कहा जाता है। तो इतना समझ आ गया आपको। अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में एक टर्म दिया गया है, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका व्यवसाय। जैसे कई व्यवसाय होते हैं, जैसे मैं टीचिंग करती हूँ। ओके, मेरा व्यवसाय टीचिंग है। किसी का आपका कृषि होता है, कोई मजदूरी करता है। और हैज़र्ड का मतलब होता है खतरा। तो कई ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनको, मतलब वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या होता है, रिस्क होता है, मतलब उनको खतरा होता है उस काम से। ओके, लेकिन उनको करना तो पड़ता है क्योंकि उसी से उनका जो है घर चलता है। तो ऐसी बीमारियों को हम ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स कहते हैं, मतलब ये टर्म दिया गया है। ओके, यानी व्यवसाय से संबंधित रोगों को या खतरों को ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स कहते हैं। अब एक, क्योंकि हमने अभी ऊन के बारे में पढ़ा, तो वूल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ भी एक ऐसा रोग है जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सॉर्टर्स डिजीज़, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और सॉर्टर्स डिजीज़ को ही आपका एंथ्रेक्स कहा जाता है। मेनली इसका नाम एंथ्रेक्स है, पर क्योंकि यहाँ पर वूल इंडस्ट्री बताई गई है तो सॉर्टर्स डिजीज़ भी बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आपने टर्म सॉर्टिंग अभी पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड है। तो सॉर्टर्स डिजीज़ बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, सॉर्टर्ड डिजीज़ या एंथ्रेक्स जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये बैक्टीरिया होता है, ये मेनली आपका क्या करता है, ये ह्यूमन बींग में तो कम इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग को, लेकिन ये जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, घास खाने वाले एनिमल, जैसे आपकी काऊ है, शीप है, गोट है, उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, उन पे ज़्यादा जो है बीमारी कॉज करता है। अब कई बार क्या होता है कि जो शीप है,
जिससे ऊन निकाली जा रही है, जिससे बाल निकाले जा रहे हैं ऊन बनाने के लिए, उसके ऊपर भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके छोटे छोटे मतलब स्पोर्स पाए जाते हैं। ओके। तो क्या होता है स्पोर्स का मतलब, मान लीजिए आप जैसे चौक को अगर आप चौक की जो धूल उड़ती है ना, वैसे टाइप का आप समझ लीजिए, उनको स्पोर्स कह रहे हैं। ओके। तो वो क्या होता है, जो इनको साफ करते हैं उस उन बालों को, या फिर जो उनको कट करते हैं, ओके, या धोते हैं, उनके सांस के द्वारा या तो उनकी बॉडी में चला जाता है ये बैक्टीरिया, या फिर उनके हाथ पैरों में कोई घाव हो तो उसके द्वारा उनकी बॉडी में एंटर करता है। ओके। और उनको कौन सी डिजीज़ हो जाती है, एंथ्रेक्स या फिर सॉर्टर्स डिजीज़ हो जाती है। अब ये बीमारी आपकी जो है जानलेवा बीमारी है, यानी फेटल है ये। ओके। फेटल यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ब्लड डिजीज़ इसलिए लिखा है क्योंकि मेनली ये आपका ब्लड के रास्ते ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके। तो फेटल मतलब जानलेवा बीमारी है ये। इसमें जैसे आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है। ओके। तो कई केस में इसके क्या हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है इंसान की, अगर इसको टाइम पे इलाज ना किया जाए। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। कई और भी बीमारियां हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, उन्हें आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सॉर्टस डिजीज़ किससे संबंधित रोग है आपका, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड रोग है ये, आपका वूल इंडस्ट्री यानी ऊन उद्योग से संबंधित रोग है। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक जिसका नाम है सिल्क फाइबर। ओके। तो उससे पहले सिल्क फाइबर की खोज कैसे हुई, कहाँ हुई, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक में भी लिखा है। तो जो सिल्क है ये माना जाता है कि चाइना में इसकी खोज हुई, और चाइना की एक जो है यहाँ पर आपकी कहानी भी लिखी हुई है कि कैसे उसकी खोज हुई। आपकी एक महारानी नाम यहाँ पर मेंशन है, आपका नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। वो अपने गार्डन में देखती है, उसके गार्डन में सहतूत के पेड़ होते हैं, और वो देखती है कि सहतूत की जो पत्तियाँ हैं वो कोई कीड़ा जो है उनको खा रहा है, उसको जो है डैमेज कर रहा है। ओके। और वो ये भी देखती है कि वो कीड़ा जो है अपने चारों तरफ कुछ जाल सा बुन रहा है। ओके। अब क्या होता है, और उसको सफ़ेद सफ़ेद कुछ दिखाई देता है। अब वो चाय पी रही होती है तो अचानक से उसकी चाय में जो वो जाल टाइप का रहता है, जिसको कुकून बोला गया है। ओके। कुकून आप आगे पढ़ेंगे किसे कहते हैं। वो कुकून उसकी प्याली में गिर जाता है चाय की, और उस कुकून से जो है चमकीले धागे टाइप के निकलने लगते हैं, मतलब वो गलने जैसे लगता है, उससे धागे जैसे निकलते हैं। अब वो धागा ही आपका क्या है, सिल्क है। ओके। वही सिल्क फाइबर था, और जो है ऐसे सिल्क की खोज हुई। अब कई वर्षों तक जो चाइना वाले थे उन्होंने दुनिया को नहीं बताया कि सिल्क बनता कैसे है। ओके। क्योंकि अगर वो ये राज दूसरों को बता देते तो दूसरे भी जो है सिल्क को क्या कर सकते अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर पाते। ठीक है। तो वो उसको जो है अपने ही तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन कुछ ट्रैवलर यानी कुछ आपके जो है मुसाफिरों ने या व्यापारी जो वहाँ से बाहर आए, चाइना से बाहर आए, दूसरे देशों में गए, उन्होंने जो है इस जो सीक्रेट था इसको दुनिया के सामने उन्होंने ओपन कर दिया। ओके। और लोगों को भी पता चल गया कि सिल्क हाँ किससे बनता है। सिल्क एक कीड़े से बनता है जिसको सिल्क वॉर्म कहते हैं, उसे मैं आपको आगे उसकी लाइफ साइकिल वगैरह बताऊंगी। अब जिस रास्ते से वो जो है ट्रैवलर गुजरे थे उसको अभी भी क्या बोला जाता है, सिल्क रूट नाम से जाना जाता है। रूट मतलब होता है रास्ता। ओके। तो आपको पता चल गया कैसे हुई सिल्क की खोज। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जिससे सिल्क मिलता है। ओके। उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं सिल्क वॉर्म। ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है सिल्क वॉर्म तो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर एडल्ट लिखा है, एग लिखा है, लार्वा लिखा है और प्यूपा लिखा है। तो सिल्क वॉर्म कौन सा है उसमें से बताइए। आपको कोई कीड़ा जैसा दिख रहा है इसमें, ये है कीड़ा जैसा, है ना, ये कीड़े की तरह नज़र आ रहा है ना, जैसे आपके पत्तियों में हरे हरे कीड़े होते हैं वैसी टाइप का ये भी दिख रहा है। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, सिल्क वॉर्म बोल रहे हैं। ओके। और जो ये तितली जैसी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं सिल्क मॉथ। इसको क्या बोलते हैं, सिल्क, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम जो है बोलते हैं, ये आपका सिल्क वॉर्म है, और ये आपका क्या है, ये वाला सिल्क मॉथ, MOTH। ओके। थोड़ा सा इसमें राइटिंग की दिक्कत हो जाती है, सिल्क मॉथ। ओके। सिल्क मॉथ क्या होती है, ये फीमेल सिल्क मॉथ है। मेल तो एग ले नहीं करता है, फीमेल ले करती है एग, यानी अंडे फीमेल देती है। ओके। तो मेल थोड़ा सा आपका जो है साइज़ में
छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। ओके, ये फीमेल क्या करती है, अंडे देती है। यहाँ पर इसने जो है सहतूत की पत्तियों के ऊपर अंडे दिए। अब ये एग से जैसे मुर्गी के बच्चे निकलते हैं अंडे से, वैसे ही इसका बच्चा निकलता है जो कीड़े जैसा दिखता है, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिल्क वॉर्म। अब इसके बच्चे को एक नाम दिया गया है यहाँ पर, लार्वा। ओके, तो इंसेक्ट के जो आपके इंसेक्ट के एग से जो चीज़ निकलती है उसको लार्वा ही बोला जाता है। जैसे बटरफ्लाई का लार्वा होता है। ओके, तो बटरफ्लाई का, अब इस लार्वा का भी कुछ नाम है। इस लार्वा को एक तो सिल्क वॉर्म बोल रहे हैं क्योंकि ये कीड़े जैसा दिख रहा है, इससे सिल्क निकलता है, इसलिए भी इसका नाम सिल्क वॉर्म पड़ा है। बट जो आपका सिल्क मॉथ का लार्वा है, इसका प्रॉपर नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। इसको क्या नाम दिया जाता है, इस लार्वा को बोला जाता है कैटरपिलर। ओके, अब ये कैटरपिलर क्या करता है, कई दिन तक जो है दिन रात खाना खाता है। ओके, बहुत सारी, खाना क्या है इसका, पत्तियाँ, सहतूत की पत्तियों को दिन रात खाता है, खाता ही रहता है। और क्या करता है, मतलब 25-30 दिन बाद ये क्या करता है, ये बिल्कुल शांत हो जाता है और ये अपने अराउंड क्या करता है, अपने को 8 के आकार में, ऐसे 8, ओके, उल्टा 8 बन गया यहाँ पर, ऐसे करके ये क्या करता है, अपने को घुमा लेता है और अपने अराउंड जाल बुनने लगता है ऐसे करके। अब ये जाल धागे जैसा होता है, ठीक है, एक प्रोटीन होता है जिससे हम बाद में सिल्क निकालेंगे। ओके, उसके अराउंड ये अपने को बंद कर लेता है। ओके, अब इस जाल के अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल यानी अगला स्टेज होगा, वो प्यूपा इसके अंदर रहता है। ये बाहर वाले जाल को हम बोलते हैं कुकून, कुकून के अंदर है प्यूपा, और प्यूपा जब जो है कुछ दिन बाद बाहर निकलेगा तो वो किस में बदल जाएगा, आपका सिल्क मॉथ, वो ऐसा दिखेगा अब। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी इसकी लाइफ साइकिल सिल्क मॉथ की। ओके, सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ थी, उसने यहाँ पर आपका फीमेल सिल्क मॉथ है। ओके, इसने फीमेल सिल्क मॉथ ने अंडे दिए पत्ती के ऊपर, अंडों से आपका लार्वा निकला, यानी जिसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कह रहे हैं। ओके, अब इस लार्वा ने क्या किया, इसने कई दिन तक अपने को साइज़ में बड़ा किया और कुछ दिन बाद जो है 25-30 दिन के बाद इसने अपने अराउंड एक जाल बुनना शुरू कर दिया, जो प्रोटीन का बना हुआ जाल होता है। ओके, प्रोटीन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रोटीन का जाल होता है जिसे हम कुकून कहते हैं, और उस कुकून के अंदर क्या बंद रहता है, इसकी अगली स्टेज जिसको हम प्यूपा कहते हैं। अब ये प्यूपा कुछ दिन बाद जो है कुकून से बाहर निकलता है और वो फिर किसके जैसा दिखने लगता है, एडल्ट के जैसा दिखने लगता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ की या सिल्क वॉर्म की। ओके, आपने बच्चों एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर आपने देखा कि जो ये इसका, अब ये अंडे से निकला है। ओके, तो इसको जो ये लार्वा है, इसको जो है क्या बोलते हैं, क्या ये लार्वा एडल्ट के जैसा दिख रहा है, मुर्गी का जो बच्चा निकलता है अंडे से वो मुर्गी जैसा दिखता है, है ना, वो मुर्गी जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इस एग से बच्चा निकला है ये बिल्कुल एडल्ट जैसा नहीं दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये धीरे धीरे स्टेप वाइज किस में बदल रहा है, एडल्ट में बदल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मेटामॉर्फोसिस। यानी मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि स्टेप वाइज स्टेप जो है, जो लार्वा होता है, इसको लार्वा ही बोला जाता है, इसलिए इसको बेबी नहीं कह रहे हैं, बच्चा नहीं कह रहे हैं। ओके, ये लार्वा धीरे धीरे एडल्ट में बदलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका मेटामॉर्फोसिस। ये कई इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे बटरफ्लाई में भी ऐसे ही होता है। ओके, बटरफ्लाई में भी लार्वा होता है, लार्वल स्टेज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके लार्वा को भी कैटरपिलर ही बोला जाता है। आपका मच्छर में होता है, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। आपका इसके अलावा और भी कई जो है, आपका जो हाउस फ्लाई होती है उसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। या आपका कॉमन एग्जांपल आप लोग फ्रॉग सब देखते हैं, फ्रॉग का बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो फ्रॉग जैसा दिखाई देता है, नहीं, वो पहले आपका मछली जैसा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो किस में बदलता है, आपका बड़े फ्रॉग जैसा वो दिखने लगता है। तो उसकी लार्वल स्टेज को हम क्या कहते हैं, वहाँ पर हम उसको टैडपोल कहते हैं। ओके, तो इतना मेटामॉर्फोसिस आपको समझ आ गया, इसकी लाइफ साइकिल आपको समझ आ गई सिल्क वॉर्म की या सिल्क मॉथ की। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा कलरफुल डायग्राम है जो मैंने नेट से ही डाउनलोड किए हैं डायग्राम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एडल्ट को इधर दिखाया गया है। ओके, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सिल्क मॉथ पहले जो है एग ले करती है,
अब इन एग से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, यानी जिसको हम सिल्क वॉर्म कह रहे हैं या कैटरपिलर कह रहे हैं। ओके, अब ये लार्वा क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है जाल बुनने लगता है कुछ दिन बाद, एकदम से नहीं, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो, और अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, एक जाल के अंदर बंद कर देता है अपने को, जिसको हम कुकून कहते हैं। और उस कुकून के अंदर क्या बंद है, प्यूपा। कौन सी स्टेज है, प्यूपल स्टेज या प्यूपा है इसके अंदर। तो अगर लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में पूछा जाए तो सबसे पहले आपका जो है लार्वा है, फिर प्यूपा है, ओके, फिर आपका एडल्ट है, ऐसे करके इसमें स्टेजेस है। एग भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सिल्क मॉथ लिख सकते हैं, फिर एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, ओके, फिर ये साइकिल दिखा सकते हैं आप। इसमें ये एक्स्ट्रा दिखाया गया है ये, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है लार्वा कैसे अपने को इसने घुमा लिया है, इसलिए यहाँ पर ये वाली स्टेज दिखाई गई है, ओके। तो इतना आपको समझ आ गया। अब जो हमारा मेन है सिल्क, इसी से मिल रहा है हमको। अब सिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, ये आप इस डायग्राम में देख लीजिए। हमें इससे सिल्क मिल रहा है नहीं, भले ही यही आगे जाके हमको सिल्क दे रही है, ओके। इसी के जब तक ये अंडे नहीं देगी तो हमको सिल्क भी नहीं मिलेगा। बट जो हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं वो हम कौन से स्टेज से ऑब्टेन करते हैं, वो हम इस वाली स्टेज से ऑब्टेन करते हैं, मींस जिसको हम प्यूपल स्टेज कहते हैं, ओके। या फिर कुकून, कुकून बाहर वाला जो जाल है उसको कह रहे हैं, जो प्रोटीन का बना हुआ है। इससे हम क्या करते हैं, आपका सिल्क को निकालते हैं, ओके। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कुकून लिख सकते हैं, ओके। कुकून की जगह अगर कुकून ना आए, कभी प्यूपा है तो आप प्यूपा भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्यूपा ही कुकून के अंदर बंद रहता है, ओके। प्यूपल स्टेज समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए, ये है आपका कुकून, यहाँ पर येलो दिखाया गया था, यहाँ पर वाइट है, ओके। अब ये जो आपके धागे जैसे दिख रहे हैं, रुई के जैसा दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा, ओके। हो सकता है आप लोगों ने कहीं ऐसे देखे हो अपने घरों में, कई इंसेक्ट्स के होते हैं ऐसे, बटरफ्लाई के आपने कुकून्स देखे हो, तो उनसे ही आपका जो है बाद में इससे ही क्या निकलता है, आपका सिल्क मॉथ निकलता है, ओके। अब इन्हीं से हम क्या करते हैं, सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, नॉर्मल कंडीशन में तो ये इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, मतलब जब सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ अपना जो है क्या बोलते हैं, पेड़ के ऊपर है। लेकिन जब हम उसको पालते हैं, यानी इसके पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर, कल्चर कर रहे हैं हम उसको, यानी उसको पाल रहे हैं, ओके। जब हम उसको पाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको अपने फ़ायदे के लिए पालेंगे, ऐसे तो पालेंगे नहीं कीड़े को, है ना। तो रेशम कीट इसको पालन बोला जाता है। रेशम उद्योग में क्या किया जाता है, यानी रेशम को प्राप्त करने के लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कीड़े को पालते हैं, सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग या फॉर एक्सट्रैक्टिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर आपकी बुक में टर्म दिया गया है, जैसे एपीकल्चर होता है यानी मधुमक्खी पालन, वैसी सेरीकल्चर, ओके। सेरीकल्चर क्या है, सिल्क वॉर्म के पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, ओके। तो सेरीकल्चर, अब सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, देखिए सेरीकल्चर में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने रियरिंग स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, स्टेप्स। अब देखिए, स्टेप ऑफ सिल्क प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मतलब हमने पहले क्या किया, कीड़े को पाला, सिल्क वॉर्म को पाला, या सिल्क मॉथ भी आप लिख सकते हैं, ओके। तो सिल्क कैसे बनेगा उससे, तो पहला स्टेप यहाँ पे वही है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ, यानी उसको पालना, कीड़े का पालन, ठीक है, रेशम के कीड़े को पालना। फिर अब उससे हमें क्या मिल गई, आपका जब हमने उसको पाला तो हम उसको कौन सी स्टेज पे, कुकून स्टेज तक वो आ गया, ओके। यहाँ पर कुकून सबको पता चल गया होगा अब तक, किसे कह रहे हैं, ये कुकून है आपका जो यहाँ पर दिख रहा है पत्ती के ऊपर। अब क्या करेंगे, हम इसी स्टेज से अब इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इन कुकून्स को क्या करेंगे, हमने कई सारे सिल्क वॉर्म पाले, ओके, कई सारे कुकून हमारे पास हो गए। अब क्या किया जाता है, इन कुकून्स को कहाँ डाला जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है। आपका कुकून जो है किससे बना है, धागों से बना है, मींस प्रोटीन से बना है, ओके। तो इसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो प्रोटीन आपका अनवाइंड हो जाता है, ओके, यानी खुल जाता है। और वो खुल जाता है मींस वो सिल्क फाइबर ही होते हैं, धागे खुल जाते हैं। जैसे जो रानी थी उसकी चाय में जब वो कप में जाता है तो वो खुलता है, ओके, धागे निकलने लगते हैं उससे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ए मैंने यहाँ पर लिखा है रीलिंग द सिल्क, ओके, या अनवाइंडिंग द सिल्क फाइबर, यानी कुकून को पानी में डाल करके उससे रेशम के धागों को एक तरह से अनवाइंड करना, मतलब निकालना,
ठीक है। अब क्या किया जाता है, धागे हमारे पास निकल गए, अब उनको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, यानी कलर किया जाता है, बी में डाइंग लिखा है। तीसरा फिर क्या किया जाता है, उनको आपका काता जाता है, मीन्स उनसे धागे बनाए जाते हैं। ओके, अभी तो जैसे आप लोगों ने देखा रुई, रुई सबने देखी होगी, घर में रुई कैसी होती है, अगर उससे हमें जो है बाती बनानी हो तो हम उसको हाथ से बिल्कुल उसको बारीक, ठीक है, थ्रेड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही जो आपका सिल्क होता है वैसे ही दिखता है आपको, मान लीजिए वैसे ही फाइबर वैसी होता है, तो उसको धीरे धीरे फिर धागे में बदला जाता है और लास्ट में फिर वीविंग, वीविंग यानी उसकी जो है बुनाई की जाती है, यानी आपका मतलब उससे कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ी बनाई जा सकती हैं, सूट्स बनाए जा सकते हैं। ओके, पहले ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो सिल्क के ही कपड़े पहनते थे। ओके, तो वो इससे जो है अच्छे आपकी शेरवानी वगैरह, वो जो अच्छे क्लोथ्स होते हैं आपके, वो बनाए जाते हैं। ओके, काफ़ी महंगे मिलते हैं सिल्क से बने हुए कपड़े। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर वीविंग लिखा है, वीविंग को आपका बुनाई कह रहे हैं। और अगर हम वूल को बुनते हैं, यानी जो आप घरों में बुनाई करते हैं, ऊन से स्वेटर बनते हैं, उसको इंग्लिश में निटिंग बोलते हैं। ओके, तो निटिंग और वीविंग में थोड़ा डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने जो दिखाया, यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है कि ये आपकी किसकी है, ये सिल्क के धागे हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये सिल्क फाइबर है, ऐसा चमकदार दिख रहा है आपको। तो इसको कलर किया जाता है, फिर ये अलग अलग कलर्स में डाई हो जाता है। अब यहाँ पर जो दिखाई गया है इस पिक्चर में, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पिनिंग हो रही है, यानी उससे धागे बनाए जा रहे हैं फाइबर से। और लास्ट में यहाँ पर क्या दिखाई गई है, वीविंग दिखाई गई है। ओके, अब हमारे जो है सिल्क के कपड़े बन करके तैयार हैं। सिल्क से अलग अलग चीज़ें बन सकती हैं। ओके, साड़ी बन सकती हैं, से बनारसी सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं काफ़ी फेमस होती हैं, चुन्नी। ओके, और भी चीज़ें बन सकती हैं इससे। तो सिल्क फाइबर एक तो काफ़ी अच्छा चमकीला होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, सिल्क फाइबर जो हमारा बन के तैयार हुआ है, मीन्स सिल्क से बने हुए कपड़े, फैब्रिक बन गए हमारे, तो वो फैब्रिक एक तो दिखने में काफ़ी अच्छे चमकीले होंगे। दूसरे, जो सिल्क से बने हुई चीज़ें होती हैं या कपड़े होते हैं, हैंकी होते हैं, वो आपके कॉस्टली होते हैं, मीन्स महंगे आते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो सिल्क से बने चीज़ें होती हैं उनको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, मीन्स उनको हमें काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है। अगर हम उनको ऐसे ही जो है उनकी केयर नहीं करेंगे कि तो वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो आई होप आपको सिल्क के बारे में पता चल गया होगा जो जो मैंने बताया। फिर भी हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बुक में एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा। ओके, इससे पहले आप जो है वूल वाली वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, तब आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।